हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम देखेंगे आहार एवं रोग, यानी आहार से संबंधित रोग, या कहें कि ऐसे रोग जिनमें आहार किसी भी तरह से आपका यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। यानी कहीं वसा कम होगी, कहीं प्रोटीन कम होगा, कहीं कुछ ये वाली श्रृंखला है कम से कम 2 पार्टों में या 3 पार्टों में कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है आज के सेशन में। क्योंकि आज जो सेशन है वो किससे है, तो रोगों से है। रोग तथा आहार आपके एक यूनिट है जिसमें है रोग तथा आहार। तो आज की जो सेशन है हमारा उसी से संबंधित है। यानी रोग में आपको किस तरह की डाइट देनी है, यानी किस तरह की डाइट प्लान करनी है रोगी व्यक्ति के लिए, उससे रिलेटेड है। तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा और तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, चिंता है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको बता दें, ये एग्जाम जो टीजीटी का होम साइंस का है, जून में मे भी इसका जो एग्जाम डेट है वो आ सकती है, और जुलाई तक ये एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि 8 अप्रैल को क्या था, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो जो नए अध्यक्ष आएंगे वही अब इसका एग्जाम डेट घोषित करेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। तो जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि आप क्या करें, उन पॉइंटों को या उन टॉपिकों को क्लियर करें जो आपके डाउट में रहते हैं या आप उनमें कमज़ोर हैं। उन्हीं टॉपिकों को बेसिकली आप क्या करें, उन्हीं टॉपिकों पे अपनी पकड़ बनाएं। तो इसीलिए हमारी साइंस की श्रृंखला यानी लाइफ साइंस की श्रृंखला लगातार बनी हुई है। अगर लाइफ साइंस की श्रृंखला का देखें तो इसी का पार्ट होता है ये आहार एवं पोषण, या फिर कहें कि रोग एवं आहार। ठीक है, तो रोग में किस तरह का आहार लेना है या किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है, ये भी उसी का ही पार्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बुजुर्ग होते हैं या ओल्ड होते हैं उनके इलाज को क्या कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है कि उनके इलाज को क्या कहते हैं, तो उनके इलाज को कहा जाता है जरा चिकित्सा। जो ये बोर्ड बोर्ड का फोटो आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जरा चिकित्सा कहते हैं। केवल आपको भी क्या करना है, केवल और केवल आपको भी ध्यान से सुनना है। क्योंकि सुनने से क्या है, सुनो फिर देखो और फिर बाद में उस चीज़ को दोबारा रीड करो, तो वो हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है, या कहें कि मस्तिष्क की उस मेमोरी में चली जाती है जहाँ अगर वो हमारी दोबारा हमारे आंखों के सामने आएगी तो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी तो कहा जाता है कि 4 ऑप्शनों में से आपको क्या है, केवल और केवल ये देखना है कि राइट आंसर ऑप्शन है, या केवल आपकी निगाहें बता देती हैं कि ये वाला आपने कहीं देखा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, जो आपने कभी नहीं देखा उसकी आपकी कभी भी मेमोरी ये नहीं कहती कि आपने उसे कभी देखा है। तो अगर बुजुर्गों के इलाज की बात की जाए तो उसको कहा जाता है जरा चिकित्सा। उस पद्धति को क्या कहा जाता है, या उस इलाज को, ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है जो ओल्ड व्यक्तियों के लिए होता है, तो आप बताएंगे जरा चिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही टीजीटी का कोई भी डेट का नोटिफिकेशन आता है, यानी एग्जाम डेट घोषित हो जाती है, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स चलेगा जो टीजीटी पर फोकस होगा। टीजीटी टारगेट विद पीजीटी, यानी यहाँ पे टीजीटी पे मेल 101% फोकस होगा, प्लस हम पीजीटी को भी लेकर चलेंगे। क्योंकि पीजीटी का साइंस वाला पोर्शन है, तो साइंस वाला पोर्शन हम अभी कवर कर रहे हैं, फिर देन जब डेट आ जाएगी तब उसके बाद भी उसे कवर करेंगे। बट हमारा मेन फोकस टीजीटी पे रहेगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। जिस दिन हम अब एग्जाम दे के आएंगे उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि सीट मिली या सीट नहीं रही या सीट निकल गई। ठीक है, तो उस दिन ही क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 डे एग्जाम है, यानी एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा और एक ही दिन में निश्चित हो जाएगा कि आपके पास सीट रही, आप टीचर हुए या नहीं हुए, उसी दिन जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे। बट पीजीटी में ऐसा नहीं होगा। पीजीटी में देखिए, आप पहले रिटन निकालेंगे, देन उसके बाद आप इंटरव्यू करेंगे। और रिटन और इंटरव्यू के बीच में भी गैप होता है 2 से ढाई महीने का। तो तब तक आप इंतजार, या अपने कहें कि आप उसमें बैठे रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, कितना क्या रहेगा। तो ये यानी वो 2 ढाई महीने आपके ऐसे ही निकल जाएंगे इंतजार में। तो इसलिए आप क्या करें, फोकस टीजीटी रखें, जिससे कि आपका ये रहेगा कि पीजीटी में हो या ना हो, मेरा टीजीटी में हो जाएगा। ठीक है, आपको किस तरह के विचार रखने हैं कि पीजीटी में हो या ना हो, मेरा टीजीटी में हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच के चलेंगे तो आपका अमूमन क्या है, औरों से बेटर तथा बेस्ट तैयारी रहेगी।
इसीलिए यहाँ पे फोकस आपको टीजीटी पे दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट ओनली पीजी है उनको फोकस पीजीटी पे करना है पूरा के पूरा। मैंने बता भी रखा है पिछली क्लासों में कि किस तरह से आप पीजीटी के इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं, या कहेंगे किस तरह से आप पीजीटी के इंटरव्यू औरों से अलग क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं, औरों से अलग मतलब देख सकते हैं, क्योंकि आपको औरों से अलग रखना है तभी। क्योंकि 5 सीट क्या है, जनरल की है, और 2 सीटें अदर उसकी हैं। तो टोटल ये जानिए कि 2 सीटें आपकी क्या है और 5 सीटें जो है वो सबके लिए हैं, क्योंकि जनरल का मतलब होता है वो सीटें सबके लिए हैं। तो जो 5 सीटें हैं आपको क्या करना है, उन पाँचों से अलग देखना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, कम से कम जो सीट है उसका दुगना या तिगना पास आउट निकाला जाएगा, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फोकस किस पे कहा जा रहा है, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप पीजीटी पे फोकस रखिए। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सादा आहार कैसा आहार होता है, तो आप बताएंगे कि जो सादा आहार होता है उसे चिकित्सकीय आहार कहते हैं। आपने अमूमन उस लैंग्वेज में सुना होगा, क्या कहते हैं, मरीजों जैसा खाना बना दिया। तो वो मरीजों जैसा खाना कैसा होता है, सादा आहार होता है जिसमें मिर्च मसाले और सभी जो डाली जाती है, बाहर से जो चीज़ें ऐड करी जाती हैं वो सभी ऐसी होती हैं कि एक मरीज के खाने में रखी जाती हैं। उसी को बोला जाता है सादा आहार, जिसमें मिर्च मसाले एक संतुलित अनुपात में होते हैं, ना कि आपके स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पे देख लेते हैं वो रोग है और रोग के अंग है, यानी ऐसे कौन सा रोग है जो इस अंग को प्रभावित करे, या फिर कहें कि इस रोग से ये अंग प्रभावित होता है। आपको इस तरह से इसे याद रखना है, कई बार पूछा है। नेफ्रोसिस तो कई बार पूछा है, जितनी बार मैं कहूँ कि नेफ्रोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बताएंगे कि नेफ्रोसिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो किडनी यानी गुर्दे प्रभावित होता है या गुर्दा प्रभावित होता है, क्योंकि किडनी फेलियर हो जाते हैं तो व्यक्ति किससे, नेफ्रोसिस के शिकार हो जाते हैं, तो किडनी फेलियर बन जाते हैं। तो इससे कौन प्रभावित होता है, गुर्दा प्रभावित होता है, क्योंकि आज की आधुनिक शैली में ये वाला केस यानी ये वाला रोग या कहें ये वाले केस के व्यक्ति अधिक मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन यानी क्या प्रभावित होगा, तो नेफ्रॉन रोग से यानी हमारे गुर्दे यानी हमारी किडनी प्रभावित होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर डायबिटीज की बात की जाए तो ये भी अभी ट्रेंड का है। इसको क्या कहे जाते हैं, इसको चीनी रोग कहा जाता है, याद रखिएगा। डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी में पूछ ले तो आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डायबिटीज इसका इंग्लिश टर्म है। अगर डायबिटीज को देखें तो बेसिकली ये इंसुलिन के कारण हो जाता है। अगर डायबिटीज की बात की जाए तो डायबिटीज से मुख्य अंग कौन सा प्रभावित होगा, तो आप बताएंगे अग्नाशय प्रभावित होगा। डायबिटीज से कहाँ, अग्नाशय प्रभावित होगा, क्योंकि इंसुलिन कहाँ पे बनता है, अग्नाशय में बनता है, तो यहाँ पे अग्नाशय प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ओटोरियो, यहाँ पे यहाँ पे अगर बात की जाए ओटोरियो, यहाँ पे रक्लोसिस, तो ये किसको प्रभावित करेगा, तो ओटो कौन है, तो याद रखेंगे ओटो हमारा हृदय है। ठीक है, जो ओटो है अपने हिसाब से चलता है, ना कि किसी की सुनता है। तो ऑटोमेटिक कौन है, तो हृदय है। तो ओटोरियो रोग से कौन प्रभावित होगा, तो आप बताएंगे हृदय प्रभावित होगा, हार्ट प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेलियक क्या है, तो सेलियक एक रोग है, बट इससे कौन प्रभावित होगा, तो आंतें इंटेस्टाइन प्रभावित होंगी। ठीक है, इससे कौन प्रभावित होगा, तुम्हारी आंतें प्रभावित होंगी। किससे प्रभावित होंगे, तो आपको बताना है सेलियक यानी एक है सैली, तो सेलियक से आंतें प्रभावित होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मद या रोग के से भी पूछ लिया, अगर ऑप्शन में मद दिया है तो भी आप कंफ्यूजन ना होंगे, क्योंकि बजट बनाने में हम क्या करते हैं, मदों के अनुसार अपनी आय को बांटते हैं। तो जैसे पहला मद हमारा क्या हो जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। याद रखिएगा, ये प्राथमिक मदों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, नहीं हर व्यक्ति को घर चाहिए, तो यहाँ पे हर व्यक्ति को खाना चाहिए, फिर उसके बाद देन कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत ये तीनों मद आते हैं। तो यहाँ पे अगर मद की बात की जाए तो मद से संबंधित है रोगों से, रोग या फिर मद की बात होती है। तो यहाँ पे देखते हैं जब हमें ये हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरह के सिम्टम आते हैं, या क्या है कि हमारी बॉडी किस तरह का रिएक्ट करती है जब हमें ये रोग हो जाते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तथा यहाँ पे यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं बेरिसिस। अगर बेरिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिसिस को देखें तो ये भरी हुई सिराएं होती हैं, जो हमारे शरीर में सिराएं हैं उनका इस तरह अगर बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, तो वो रोग हो जाएगा बेरिसिस। वो रोग क्या हो जाएगा, तो बेरिसिस हो जाएगा।
नेक्स्ट में देखते हैं हाथ पैर सुन्न होना। ये अमूमन आपने देखा होगा या सुना भी होगा। तो क्या कहते हैं, हाथ पैर हमारे सुन्न हो गए। ये कौन सी बीमारी है, तो यहाँ पे बताएंगे कि यह कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे स्थिति बताई जा रही है कैसे कि हाथ पैर सुन्न हो गए, तो ये स्थिति को दिखा रहा है। तो पैरास्थीसिया क्या है, इसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, पैरास्थीसिया इसकी स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग जो रहता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे अगर रोग की बात की जाए ऑक्सीजन की कमी होने पर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक्सफिक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, एक्सफिक्सिया क्या है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरकैलोमिया। जो हाइपरकैलोमिया है ये क्या हो जाता है, तो रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा, जो हमारा ब्लड है इसमें क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन, आपने पता है कि हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हो जाती है तो रक्त का स्तर जो है वो गिर जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि रक्त में किस चीज़ की कमी हो जाए, तो बताएंगे पोटेशियम की मात्रा क्या हो, अधिक हो जाए। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें रक्त अल्पता या फिर कहें रक्त अल्पता होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या वो पोटेशियम की अधिकता हो जाए, तो यहाँ पे किस बीमारी के होने के चांसेस बन जाते हैं, तो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपर हो गया, ठीक है, अधिक हो जाएगा। कोई भी चीज़ अधिक होती है किसी के पास तो वो क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है, उसे लेकर। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि वो कौन सा रोग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। यहाँ पर रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा हो जाती है। अब बात करते हैं एन्यूरिया। एन्यूरिया के क्या है, यूरिया, यूरिया से याद रखेंगे एन्यूरिया। ठीक है, एन्यूरिया, यूरिया से क्या याद रखेंगे, तो एन्यूरिया याद रखेंगे। ये क्या है कि पेशाब बिल्कुल ना आना, यूरिया यानी यूरिन का बिल्कुल नहीं आना ही एन्यूरिया कहलाता है। यूरिन का नहीं आना ही क्या कहलाता है, तो एन्यूरिया कहलाता है। याद रखेंगे यूरिया यानी यूरिन का बिल्कुल नहीं आना। तो इस तरह से आप इसे भूलेंगे नहीं, काफी टाइम तक आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में जब रोग हो जाते हैं तब वो हम मतलब टेस्ट कराए जाते हैं, या फिर कहें कि हमारी बॉडी में अगर वो रोग हो गया है तो उस रोग की पहचान के लिए जो स्पेशल टेस्ट बनाया गया आज अभी हम उसको देखेंगे कि कौन सा रोग के लिए हमने कौन से टेस्ट का परीक्षण होगा, या फिर कहेंगे जो परीक्षण होगा उस टेस्ट उसका क्या नाम है। यानी रोग हो गया उसका परीक्षण होगा उसका क्या नाम है, या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि उस रोग के लिए कौन सा टेस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह से आप समझिए, समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं परीक्षण की और यहाँ पे बात हो रही है रोग की। ठीक है, तो अगर परीक्षण को देखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिएटिन। क्रिएटिन परीक्षण जो है वो किसके लिए होता है या कौन से रोग के लिए होता है, तो आप बताएंगे यकृतीय रोग के लिए होता है। ठीक है, यकृत से रिलेटेड जो भी रोग है उन सब के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो क्रिएटिनिन परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है या कौन सा टेस्ट लिया जाता है, तो क्रिएटिनिन टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं तो वो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा कोरोनरी यानी हृदय रोग। ठीक है, कोरोनरी यानी हृदय रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बिलिरुबिन हो जाएगा। बिलिरुबिन का परीक्षण हम किसके लिए करते हैं, जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड या फिर कहें कि यहाँ पे कोरोनरी से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम रहती है हम उसके लिए क्या करते हैं, तो बिलिरुबिन का परीक्षण करते हैं या बिलिरुबिन टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट परीक्षण की बात की जाए तो ये यहाँ पे कोरोनरी क्या है, तो हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो कौन सा टेस्ट होता है, तो बिलिरुबिन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर गुर्दे की बात की जाए किडनी की, तो किडनी के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो किडनी के परीक्षण के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे T3 T4। T3 T4 देखिए एग्जाम में यानी क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट होगा या बनेगा, तो T3 और T4 परीक्षण संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मतलब T3 और T4 परीक्षण संबंधित है। तो किस तरह से यहाँ पे रहेगा कि गुर्दे से, यकृत से और रहेगा यहाँ पे फेफड़ों से और यहाँ पे अग्नाशय से। तो आपको बताना है कि ये किडनी यानी गुर्दे से संबंधित है। T3 और T4 परीक्षण भूलिएगा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं
एलडीएल, एलडीएल बहुत फेमस है कि एलडीएल है, तो बताएंगे कि एलडीएल क्या है। तो यहाँ पे है थायराइड की जांच के लिए, यानी थायराइड रोग की जांच के लिए एलडीएल परीक्षण लिया जाता है, एलडीएल परीक्षण कराया जाता है। जो थायराइड रोग हो जाता है उसकी जांच के लिए क्या कराया जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है। तो थायराइड की जांच के लिए एलडीएल परीक्षण लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे उनको देखते हैं। तो अगर बात की जाती है तो यहाँ पे एलडीएल हो गया कि थायराइड की जांच के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो ये रहेगा कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे अधिक प्रोटीन युक्त भोजन तो किसमें दिया जाता है, जहाँ पे अधिक प्रोटीन, प्रोटीन क्या करती है, सेल्स का निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है, नई ऊतकों का हमारे शरीर में निर्माण करती है, नई कोशिकाओं के निर्माण करती है, रिपेयरिंग का सारा काम प्रोटीन ही करती है हमारे शरीर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नए ऊतक यानी यही सेल्स का निर्माण भी प्रोटीन करती है तथा उनकी रिपेयरिंग भी प्रोटीन करती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर बात की जाए अधिक प्रोटीन युक्त भोजन तो किस में हमें अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना है, किस रोग में, तो आप बताएंगे क्षमा में, या फिर कहें क्षय रोग में, या फिर कहें टीबी में। तो यहाँ पे टीबी की बात करें तो यहाँ पे टीबी में, क्षमा में या क्षय रोग में बात की है तो हम उसमें क्या देते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त आहार देते हैं, यानी उच्च प्रोटीन युक्त आहार किसमें दिया जाता है, तो आप बताएंगे टीबी रोग के व्यक्ति को दिया जाता है, क्षमा रोग के व्यक्ति को, या यहाँ पे यक्षमा कहें, यक्षमा रोग के व्यक्ति को, या फिर कहें क्षय रोग के व्यक्ति को, यानी ये कुल मिला के खांसी से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है जिसका टीबी वाले स्तर पर वो पहुंच चुका होता है, ट्यूबरक्लोसिस कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है जेस्टिनल डायबिटीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जेस्टिनल यानी जस्ट हो गई, तो जेस्टिनल डायबिटीज याद रखेंगे कि जेस्टिनल डायबिटीज हमारी कब होती है, तो जेस्टिनल डायबिटीज की अगर बात की जाए तो ये किससे जुड़ी है, तो ये जस्ट हो गई, तो जस्ट कब हो जाएगा, गर्भावस्था से, यानी ये गर्भावस्था के टाइम पर हमें कौन सी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह फ्रेम हो सकता है कि गर्भावस्था से रिलेटेड डायबिटीज है या गर्भावस्था से संबंधित डायबिटीज है, तो आप बताएंगे कि कौन सी है। तो जैसे यहाँ पे है जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल यानी जस्ट आया, किस पे आया, स्टेशन पे आया, कौन आया, तो गर्भावस्था आई, ठीक है। गर्भावस्था यानी नया भ्रूण आया या नया सेल्स आया, तो उसमें कौन सी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो गर्भावस्था के टाइम पीरियड में ही बनती है, तो वो कहती है जेस्टिनल डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। इंसुलिन का क्या रोल होता है कि इंसुलिन क्या करता है कि रक्त शर्करा को कम करने के लिए उपयोगी है। तो जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज अभी हमने देखा था, तो जिनको डायबिटीज होती है उनका क्या है कि इंसुलिन ही गड़बड़ा जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है, ठीक है। तो जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनका इंसुलिन जो है स्रावित होता है, उसमें ही क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि वो रक्त शर्करा का यानी शुगर लेवल को कम नहीं कर पाता, एक स्तर तक नहीं पहुंचा पाता। तो आपने सुना होगा कि कईयों को हाई शुगर हो जाता है, किसी को लो शुगर, यानी लो शुगर वाले क्या करते हैं कि मीठा खाते हैं, ठीक है, जबकि हाई शुगर वाले क्या करते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेली के यहाँ पे के वेक्टर पाइलोरी, हेली के वेक्टर पाइलोरी, तो हेली यानी हेलो हेलो हेलो, तो आपका क्या है, हेलो के वेक्टर पाइलोरी संक्रमण से तो क्या हो जाता है, पैप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा हेलो के यहाँ पे के बैटरी पाइलरी संक्रमण से क्या हो जाता है, तो पैप्टिक अल्सर हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ये आमाशय है यानी खाने का जो आपने देखा होगा स्टोमच है, उसमें क्या हो जाता है, उसकी परतें गल गल कर गिरने लगती हैं। क्यों गिरने लगती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो कहते हैं ना कि तेजाब बनना है, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो परतें हमारे शरीर की खुद ही गिरने लगती हैं। और इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं कि जैसे ये यहाँ हो गया स्टोमच, और इसमें कई लेयर होती हैं, जो आपने देखा होगा पेट पर क्या
दिखाई देती हैं कि हाँ पेट पे ऐसे इस तरह से खाल को आप टच करेंगे तो जब वो टच करेंगे तो देखता है कि हाँ पेट पे कई यहाँ पे गुब्बारे की तरह लेयर्स हैं। तो ये लेयर्स क्या होता है, टूट टूट के गलने लगती है, इसी को कहा जाता है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर यहाँ पे मतलब कौन से संक्रमण से होता है, तो उसको याद रखिएगा, यहाँ पे हेलीकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से होता है। हेलीकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से क्या हो जाता है, पैप्टिक अल्सर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्फरन आहार, जो कैम्फरन आहार है यानी कैम्प, आप याद रखेंगे कैम्प, तो ये कैम्फरनर जो आहार है, कैम्फरनर आहार क्या करता है, तो यहाँ पे बताना है कैम्फरनर आहार उच्च रक्तचाप में प्रयोग होता है। कैम्फरनर आहार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में प्रयोग होता है। कैम्फरनर आहार की बात की जाए तो वो उच्च रक्तचाप में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो आज की श्रृंखला में हमने क्या देखा, तो रोग देखे और थोड़ा रोगों से संबंधित आहार देखा, या फिर कहें कि हमने रोग देखे तथा रोगों में क्या ट्रीटमेंट में दिया जाता है, यानी किस तरह से उनकी डाइट को बैलेंस करा जाता है जिससे कि उसके रोग में फायदा हो तथा रोगी का रोग बढ़े ना। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा, यहाँ पे कुछ परीक्षणों को भी देखा, कुछ रोगों के लक्षणों को भी देखा और कुछ रोग भी देखे। ठीक है, तो रोगों के लक्षणों को भी जाना कि जैसे हाथ पैर शून्य हो रहा है तो क्या उनकी बीमारी है, तो याद रखेंगे यहाँ पे याद रखेंगे पैरास्थाइसिया है। पैरास्थाइसिया है यानी स्थित हो गया, हाथ पैर शून्य हो जाएंगे तो आप स्थित हो जाएंगे अपनी जगह पे। ठीक है, हाथ पैर शून्य हो गए तो क्या हो जाएगा, आप अपनी जगह पे स्थिर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए बात करते हैं, एक बार रिकॉल करें तो रिकॉल में देखा जाए तो सादा आहार क्या है, चिकित्सीय आहार है। उसके बाद हमने बात की थी नेफ्रोसिस की, तो ये क्या है, गुर्दों से संबंधित बीमारी। डायबिटीज की बात की जाए तो हृदय से संबंधित है। ऑक्टोरियो की बात की जाए तो हृदय से संबंधित है। जबकि आंख की बात की जाए तो सेलियक के रोग क्या है, आंखों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर परीक्षण और रोगों को देखते हैं। तो क्रिएटिनिन क्या है, यकृतीय परीक्षण है। और यहाँ पे बिलिरुबिन क्या है, तो यहाँ पे कोरोनरी यानी हृदय रोग परीक्षण है। चलिए देखते हैं T3 T4, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किडनी परीक्षण है या गुर्दे परीक्षण है। अब बात करते हैं LDL की, तो LDL क्या है, थायराइड परीक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा, जल्दी रिकॉल करते हैं। फिर हमने रोगों को देखा था, उनके लक्षणों को देखा। वेरिसिस की बात की जाए तो भरी हुई सिराएं है। अगर बात की जाए पैरास्थाइसिया की, तो ये हाथ पैरों का शून्य होना है। अगर बात की जाए यहाँ पे बात करते हैं तो वो हो जाएगा एस्फिक्सिया, तो ये क्या है, ऑक्सीजन की जब ऐसे क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति क्या करता है, नाक की जगह मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देता है, तो उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपरकोलेमिया, तो रक्त में पोटेशियम की मात्रा का क्या होना है, अधिक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एन्यूरिया यानी पेशाब बिल्कुल ना आना, यानी यूरिया की बीमारी क्या है, तो पेशाब बिल्कुल ना आना। ठीक है, तो यही इसकी बीमारी है जिसको नाम दे लिया ए आगे लगा के, यानी एन्यूरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो याद रखेंगे यहाँ पे एन्यूरिया है, यूरिया में यूरिया ना आना, तो यानी एन्यूरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त आहार हम क्या देते हैं, तो टीबी के मरीज को देते हैं, या फिर कहें कि किसको देते हैं, तो यक्ष्मा या फिर यहाँ पे जो टीबी का मरीज होता है उसको क्या दिया जाता है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि नए सेल्स का निर्माण करती है। प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट जो होती है, जितनी भी होती है, उन सबका रिपेयरिंग भी प्रोटीन करती है। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन का हाई स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्टेशनल डायबिटीज की अगर बात की जाए तो ये गर्भावस्था में होती है, जब शिशु गर्भ में होता है माँ के, तभी ये डायबिटीज होती है, तथा गर्भ के बाद अपने आप ही चली जाती है। इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ इसको कहा जाता है स्टेशनल डायबिटीज, यानी स्टेशनल मिल गया और वहीं पे
यानी गर्भाशय में ये डायबिटीज कब होती है, तो गर्भाशय के टाइम पर होती है। नेक्स्ट चलते, इंसुलिन रक्त शर्करा का कम करने में उपयोगी है। अगर इंसुलिन अपना वर्क नहीं करता तो उन्हीं लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस बन जाते हैं, जिनका इंसुलिन क्या कर रहा है, काम नहीं करता। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, तो रक्त जो इंसुलिन क्या कर रहा है, तो रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलीकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, हेलीकोबैक्टर जो पायलट यहाँ पे है, तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे संक्रमण होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कैम्फर की, तो कैम्फर क्या है, उच्च रक्तचाप में उपयोगी है। यानी अगर कैम्फर को देखें तो हम पे कैम्फर के बारे में कह सकते हैं कि कैम्फर क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आहार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैम्फर आहार। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और आपको बताते हैं कि जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हुआ करेंगे, अब उनका टाइम फिक्स कर देंगे जिससे कि आप उन्हें देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम टाइम का शेड्यूल डाल देंगे, कितने बजे इस क्लास मतलब ये अपलोड क्लास आपको मिल जाया करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।